हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एक ऐसे बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो जिसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, वो बिल्कुल स्मॉल कैप कंपनी है, 900 करोड़ का मात्र मार्केट कैप है। एंड अगर आप देखें कि इनका वैल्यूएशन वैल्यूएशन काफी सस्ते वैल्यूएशन पर करंटली अवेलेबल है। जनरली मेरे दोस्तों को मुझसे कंप्लेंट रहती है कि आप जो कंपनियां बताते हो, आप जिन कंपनियों के बारे में डिस्कस करते हो, उनका बिजनेस मॉडल तो अच्छा रहता है, उनमें ग्रोथ भी अच्छी रहती है, लेकिन उनको उनका अगर वैल्यूएशन देखते हैं तो थोड़े से महंगे वैल्यूएशन पर मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हाई क्वालिटी स्टॉक्स चाहिए, अच्छे क्वालिटी की अर्निंग्स वाली कंपनियां चाहिए, तो आपको हाई पी तो पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर पड़े हुए हैं जो कि ऐसे ही कंपनियों को ढूंढते हैं, ऐसी ही कंपनियों में निवेश करना प्रेफर करता है। एंड जब ज़्यादा लोग निवेश करेंगे तो सीधी सी बात है कि उसका वैल्यूएशन तो हाई हो ही जाता है। देन दोस्तों, लेकिन आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसका मार्केट कैप भी बहुत छोटा है और जो बिल्कुल डर्ट चीप वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। करेंटली कंपनी का नाम है नर्चरवेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एंड अगर आप कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें दोस्तों, तो बिल्कुल सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में काम करती है। एंड बेसिकली ये जो प्रीमियम बिस्किट्स एंड कुकीज होते हैं वो मैन्युफैक्चर करती हैं। और दोस्तों, इनका जो रिसेंटली रिजल्ट आया था उसके बारे में डिस्कस करें तो इनका जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर थ्री लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 46% से ग्रो हुआ है। और अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो तो 88% से ग्रो हुआ है। और बेसिकली मैनेजमेंट अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में ये बता भी रहा है कि हमारा जो रेवेन्यू है 46% से ग्रो हुआ है, लेकिन हमारा जो पैट है वो लगभग डबल रेट से ग्रो हुआ है। उसके पीछे रीजन ये है कि हम जो अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उनके सेल के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड ये अपने प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में सेल नहीं करते, ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। और इनके टोटल बिजनेस का 80% रेवेन्यू इनको इनके एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से आता है एंड 20% रेवेन्यू इनके इंडिया बिजनेस से आता है। और इनका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो फिलहाल राजस्थान के निमराना में है, और वहां से ये प्रोडक्शन करते हैं। एंड मैनेजमेंट अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में ये बता भी रहा है कि एक दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये सेटअप कर रहे हैं यूपी में। एंड वहां से ये उस वाले प्लांट से ये क्या करेंगे कि केवल प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाएंगे। एंड जो इनका मार्जिन है, करेंटली इनका मार्जिन अगर आप देखें तो 9-10% का इनका मार्जिन है। और मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि आगे आने वाले समय में हम इस मार्जिन को बढ़ा करके 15% तक लेके जाएंगे। और उसके पीछे रीजन वही है कि जो इनका यूपी वाला प्लांट अभी जो भी जो जिसका प्रोडक्शन अगले साल से स्टार्ट हो जाएगा, तो उस वाले प्लांट से जो इनका प्रोडक्ट है वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट रहेगा, प्रीमियम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर करेंगे और इसमें उनका मार्जिन ज्यादा रहता है। और दोस्तों, अगर आप देखें तो इनके जो ये अभी जो बिस्किट एंड कुकीज वाला सेगमेंट है, इसमें आप देखेंगे कई सारे ग्रोथ ड्राइवर्स भी हैं, क्योंकि तेजी से हमारे गांवों का अर्बनाइजेशन हो रहा है। और जैसे जैसे देश में अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, लोगों में जो पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स खाने की हैबिट्स है वो बढ़ रही है। एंड इसके बाद लोग क्या कर रहे हैं कि ऑलरेडी जो अर्बन सिटीज में जो रहते हैं, उनको अगर आप देखें तो उनकी फूडिंग हैबिट्स में क्या है कि वो लोग पैक्ड फूड प्रोडक्ट तो यूज करते हैं, लेकिन अभी वो लोग धीरे धीरे हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं। अभी धीरे धीरे वो लोग, आप देखेंगे कि मल्टीग्रेन बिस्किट्स हैं, मल्टीग्रेन जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हाई प्रोटीन व हाई प्रोटीन इंटेक वाले प्रोडक्ट, जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं या जो आपके नॉर्मली जो कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको वो लोग हाई प्रोटीन वाले प्रोडक्ट्स से चेंज कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट का ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं। तो लोग धीरे धीरे हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। और ये जो कंपनी है नर्चरवेल, ये बेसिकली इसी टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है, जो कि हाई प्रोटीन वाले प्रोडक्ट भी हैं। इसके अलावा जो आपके राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से जो पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं उस टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ ये मूव कर रहे हैं। और दोस्तों देखिए कि गवर्नमेंट से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है इस फूड इंडस्ट्री को। गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम्स में फूड इंडस्ट्री शामिल है, तो वहाँ से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स मिलते हैं जो मैन्युफैक्चरर है उनको। इसके अलावा जो पीएम एफएमई स्कीम है उससे इनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। एंड इसके अलावा अलग अलग सिटीज में आप देखें कि गवर्नमेंट मेगा फूड पार्क्स बना रही है, जहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, वो अपने प्रोडक्ट को वहाँ से सप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारी गवर्नमेंट की इन सारी इनिशिएटिव से इन मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। एंड अगर आप देखें कि नर्चरवेल इंडस्ट्री जो है वो पूरा अपना जो प्रोडक्ट है इनका वो नॉर्थ इंडिया में सेल करती है। बेसिकली जिनकी जो फैक्ट्री है वो राजस्थान में निमराना करके एक जगह है, तो निमराना में इनका जो प्लांट है वो सेटअप है। एंड वहाँ से प्रोडक्शन करते हैं। एंड वहाँ से पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। और दोस्तों, अगर हम इनके बिजनेस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं तो इनके पास 30 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें अलग अलग वेरिएंट के बिस्किट्स हैं, अलग अलग टाइप के कुकीज हैं। इसके अलावा कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 30 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और इनके अपने खुद का ब्रांड है, रिच लाइट नाम से है, और फन ट्रीट है, क्रंची क्रेज है। तो ये इनके ब्रांड है जिन ब्रांड नेम से अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। इनके बाद इनका अगर आप रेवेन्यू देखें तो 766 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है। एंड अगर आप देखें कि ये इनके पास नॉर्थ इंडिया में 150 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। एंड ये नॉर्थ इंडिया से लेकर के जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, सारे स्टेट्स में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इसके अलावा 9 से ज़्यादा कंट्रीज को अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिसमें कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है एंड कुछ जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो उनमें शामिल हैं।
और दोस्तों अगर आप कंपनी की जर्नी देखें तो कंपनी 1995 में सेटअप हुई थी, लेकिन इस स्टार्टिंग में ये लोग क्या करते थे, ये लोग स्टील के बिजनेस में थे, मेटल के बिजनेस में थे, स्टील मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट से उसको मैन्युफैक्चर करते थे। लेकिन फिर इन्होंने 2023 में ये नर्चरवेल नाम से एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी थी जिसका इन्होंने एक्विजिशन किया, एंड इसके बाद ये कंपनी इनकी हो गई। और इसके बाद इन्होंने उसमें जो प्रीमियम बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, प्रीमियम कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स हैं, वो बनाने शुरू कर दिए। एंड ये जो प्लांट है निमराना राजस्थान में है। एंड इसके बाद इन्होंने फिर क्या किया कि अपना ग्लोबल प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग किया, मार्केट रीच अपनी बढ़ाई और अलग अलग कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना शुरू किया इन्होंने। एंड इन्होंने 2024 में देखेंगे कि फर्स्ट टाइम इन्होंने 300 करोड़ का रेवेन्यू सरपास किया, और दिसंबर 2024 में इन्होंने फर्स्ट टाइम 450 करोड़ का रेवेन्यू सरपास किया। और दोस्तों अगर आप इनके प्रोडक्ट की रेंज देखें तो जो इनका रिच लाइट ब्रांड है, इसमें कई तरीके के ग्लूको बिस्किट्स हो गए, आलमंड बिस्किट है, काजू पिस्ता बिस्किट है, बर्बन वाले बिस्किट है, कोको ऑरेंज फ्लेवर है, डाइजेस्टिव बिस्किट है, इसके अलावा चॉकलेट फ्लेवर बिस्किट है, बटर है, चोको चिप्स है, जीरा रिच है, और कई तरीके की बटर डिलाइट्स है, ग्लूको बाइट है, एंड बटर रिच कुकीज मैन्युफैक्चर करते हैं। और अगर आप इनके बेकरी प्रोडक्ट देखें तो बेकरी प्रोडक्ट्स में इनके पास टोटल 7 टेस्ट वेरिएंट्स हैं, जिसमें बटर, आलमंड, कोकोनट, जीरा, चोको चिप्स, काजू पिस्ता और टूटी फ्रूटी के फ्लेवर्स में ये अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। और दोस्तों आप इनके प्रोडक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये देखिए इनमें कई तरीके के बिस्किट्स हैं जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा कई तरीके की कुकीज हैं जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा देखें आप इसमें कई तरीके के अदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स हैं, वो मैन्युफैक्चर करते हैं। और दोस्तों अगर आप इनका एक्सपोर्ट एंड ग्लोबल रीच देखते हैं तो इंडिया में तो पूरे नॉर्थ इंडिया में इनका प्रेजेंस ऑलमोस्ट है ही। इसके अलावा जिन कंट्रीज को ये एक्सपोर्ट करते हैं उनमें आप देखिए कि तंजानिया, कांगो, रवांडा, सोमालिया, केन्या, सिचलेस, अफगानिस्तान, कुवैत और यूएई को ये अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों जो इनका अभी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया था उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 46% से ग्रो हुआ है। और अगर आप इनका टोटल इबिट्टा देखें तो उसमें 93% की ग्रोथ आई है। एंड अगर आप इनका इबिट्टा मार्जिन देखते हैं दोस्तों, तो जो पहले 8.65% हुआ करता था वो बढ़कर के अभी 11.45% हो गया है, तो वहां पर भी इनको 2.8% की ग्रोथ हुई है। तो जबरदस्त ग्रोथ है ये भी। एंड अगर आप इनका इबिट देखते हैं तो वो 96% से ग्रो हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी देखें आप दोस्तों तो 88% से ग्रो हुआ है वर्सेस लास्ट ईयर क्वार्टर 3। एंड अगर आप दोस्तों इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो जबरदस्त 88% की उसमें शानदार ग्रोथ आपको दिखाई देगी। नेट प्रॉफिट में आपको 95% की ग्रोथ दिखाई देगी। एंड अगर आप इनका ईपीएस देखिए तो ईपीएस भी ऑलमोस्ट डबल हो गया। जो ईपीएस लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 में 58 पैसे हुआ करता तो वो भी बढ़कर के 1 रुपये 19 पैसे हो चुका है, तो ऑलमोस्ट वहां से डबल हो चुका है। तो दोस्तों ये था इनका बिजनेस मॉडल और रिजल्ट जिनको हमने डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करते हैं इनका कॉन्फ्रेंस कॉल। तो दोस्तों इन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया कि इन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट्स अपने प्रोडक्ट बास्केट में ऐड किए हैं, जिनमें डोनट्स हैं, रस्क है, खारी है, ये इन्होंने अपने साथ अपने प्रोडक्ट बास्केट में ऐड किया है। एंड इसके अलावा इन्होंने कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स भी अपने बास्केट में ऐड किया है, जिनमें कुलचा है, रोलिंग आउट ब्रेड है, एंड पप्स है, रस्क है, नूडल्स है। नूडल्स का भी ट्रायल्स इनका चल रहा है, कुछ क्लाइंट के साथ इनका डिस्कशन चल रहा है और उसको ट्रायल बेसिस पर अभी रन कर रहे हैं। जैसे इनको अप्रूवल मिलेगा ये नूडल्स भी बनाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा ये कुछ जो कॉर्न फ्लेक्स फ्लेवर्स के कुछ कॉर्न फ्लेक्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसके अलावा चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्होंने एंटर किया है। तो कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट में भी इन्होंने एंटर किया है, कुछ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में इन्होंने एंटर किया है, कुछ जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें इन्होंने एंटर किया है। तो ओवरऑल अगर देखें आप तो आगे चल करके ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें मार्जिन भी हायर होता है, तो इनका आगे चल करके इनका मार्जिन भी हायर होगा और एज वेल एज इनका रेवेन्यू भी काफी हद तक बढ़ेगा। और मैनेजमेंट अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में ये बता भी रहा है, जिसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और मैनेजमेंट का पूरा फोकस है अपना जो प्रोडक्ट बास्केट है उसको एक्सपैंड करने में, एंड इसके अलावा अपना मार्जिन इंप्रूवमेंट करने में, एंड इसके अलावा जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है उसको और स्ट्रॉन्ग करने में मैनेजमेंट पूरा फोकस कर रहा है। और करेंटली इनका जो प्रेजेंस है वो यूपी में है, लेकिन मैनेजमेंट ये बोल रहा यूपी और पूरे नॉर्थ इंडिया में है। और मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि आगे चल के हम एमपी में भी एंटर करेंगे इसी साल के एंड तक। वो बोल रहे हैं कि एमपी में FY 26 में वो एमपी में एंटर करेंगे। एंड इसके अलावा महाराष्ट्र में भी उनका एंटर करने का प्लान है, लेकिन वो सबसे पहले महाराष्ट्र में मुंबई को टारगेट करेंगे। मुंबई में एंटर करेंगे, देन उसके बाद फिर धीरे धीरे ये पूरे महाराष्ट्र को टारगेट करेंगे। और दोस्तों मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि ये एक नया प्लांट यूपी में सेटअप कर रहे हैं, जिसमें कि 18 से 24 मंथ लगेंगे। मीन्स यहाँ से लगभग 1.5 से 2 साल लगेंगे। और वहाँ से जो रेवेन्यू है FY 28 में वहाँ से रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा FY 28 में।
और करेंटली अगर आप इनका रेवेन्यू बाइफरकेशन देखते हैं दोस्तों, तो इनका टोटल रेवेन्यू का 80% रेवेन्यू इनके इनके एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से आता है एंड 20% रेवेन्यू इनके डोमेस्टिक बिजनेस से आता है। और मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि आगे आने वाले 2 से 3 साल के अंदर जो ये रेशियो है ये 50-50 हो जाएगा। मतलब क्या है, 50% रेवेन्यू इनके डोमेस्टिक बिजनेस से आएगा और 50% रेवेन्यू इनके एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से आएगा। इसके अलावा मैनेजमेंट ये भी बता रहा है अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में कि इनका जो करंटली जो प्लांट है निमराना राजस्थान में, उसमें 2 से 3 लाइन ये नया ऐड कर रहे हैं, तो जो वहां से जो इनका रेवेन्यू है वो भी लगभग 50 to 60% वहां से बढ़ जाएगा। एंड इसके अलावा इनके पास अगले क्वार्टर के लिए भी एक एडवांस में ऑर्डर्स हैं, और उन ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए ये अपनी फैक्ट्री से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं। मतलब क्या है, किसी थर्ड पार्टी जो मैन्युफैक्चरर है उसको अपने ब्रांड से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं और उसको अपने ब्रांड नेम से मार्केट में बेचेंगे भी। और दोस्तों मैनेजमेंट अपने जो रेवेन्यू है उसके गाइडेंस के बारे में बता रहा है कि FY26 में इनका जो रेवेन्यू है लगभग 1150 करोड़ हो जाएगा। एंड अगर आप FY25 से कंपेयर करें इसको, तो लगभग 50% की ग्रोथ है। एंड इसके अलावा जो इनका रेवेन्यू, उसके बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि 80% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आता है, 20% डोमेस्टिक बिजनेस से आता है। और जो एक्सपोर्ट से रेवेन्यू इनका आता है उसमें भी 80% जो रेवेन्यू है वो आपकी अफ्रीकन कंट्रीज से आता है और 20% रेवेन्यू जो गल्फ कंट्रीज है उनसे आता है। इनका जो राजस्थान में प्लांट है दोस्तों, उसकी अगर कैपेसिटी आप देखते हैं तो 3600 मीट्रिक टन पर 3600 टन पर मंथ का उनका वहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जिसको करंटली 65 to 70% ही यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। एंड वहाँ से जो अभी करंट में इनका प्रोडक्शन है लगभग 2000 टन पर मंथ है, वहाँ से प्रोडक्शन बना रहे हैं। और मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि आगे चल करके जो हमारा 65 to 70% अभी करंटली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम कर पा रहे हैं, इसको बढ़ा करके 85% तक लेके जाएंगे। तो दोस्तों इनका बिजनेस तो ऐसे काफी अच्छा दिखता है, लेकिन इनके बिजनेस में एक लूप होल भी है। जैसे कि इनका जो यूएई में 2-3 सुपर स्टॉकिस्ट है इनके पास, जो कि इनके टोटल एक्सपोर्ट बिजनेस का 55% रेवेन्यू उन्हीं 2-3 सुपर स्टॉकिस्ट से ही इनको मिलता है। तो अगर कल को उस सुपर स्टॉकिस्ट में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गया, किसी के साथ कोई डिस्प्यूट हो गया, तो इनके रेवेन्यू के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों आप अपने इन्वेस्टमेंट से पहले इन रिस्क को भी समझिए, क्योंकि जो चीजें सब कुछ दिख रहा है अच्छा अच्छा, सारी चीजें अच्छी होती नहीं, ये रिस्क हो भी सकता है। करंटली तो ऐसे कोई रिस्क नहीं है, लेकिन मे भी फ्यूचर में ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि तीन ही अगर आपके 2-3 सुपर स्टॉकिस्ट है और 55% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन उन 2-3 सुपर स्टॉकिस्ट से आता है, तो अगर एक भी उसमें से आपका साथ छोड़ता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आपको 15-20% का रेवेन्यू लॉस तुरंत ही झेलना पड़ जाएगा। एंड दोस्तों मे भी इनके दूसरे सुपर स्टॉकिस्ट ये बना ले, लेकिन तुरंत में तो एक क्वार्टर तो इनको ये प्रॉब्लम जो बैड इंपैक्ट आएगा उसका वो झेलना ही पड़ेगा। एंड इसके अलावा जो इनके पास टोटल नंबर ऑफ स्टॉकिस्ट आप देखें, सुपर स्टॉकिस्ट, तो इनके पास लगभग 18 सुपर स्टॉकिस्ट हैं जो कि इनके एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट के लिए काम करते हैं। और इंडिया वाले बिजनेस के लिए तो इनके पास 150 से ज्यादा आपके रिटेलर्स और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ही। तो दोस्तों इनसे इनके कॉन्फ्रेंस कॉल में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनका जो टैक्स रेट है काफी कम है, तो लो टैक्स रेट के पीछे क्या रीजन है। तो मैनेजमेंट ने बोला कि ओवरसीज में जो हमारा बिजनेस है उसके ऊपर वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर उन ओवरसीज की गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेती है, तो वहां से हमको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है। जो हमारा 20% रेवेन्यू है, तो इनका 80% मेजर रेवेन्यू तो एक्सपोर्ट से आता है और वहां पर इनको टैक्स नहीं देना पड़ता, तो इनका इसलिए टैक्स रेट काफी कम है। और जो इनका 20% इंडिया बिजनेस है उस पर इनको टैक्स पे करना पड़ता है, इसीलिए आप देखेंगे इनके टैक्स बिल्कुल न के बराबर नेग्लिजिबल है। लेकिन इन फ्यूचर में क्या होने वाला है कि मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि हम 50% अपना बिजनेस एक्सपोर्ट कर लेंगे और 50% डोमेस्टिक कर लेंगे, तो फ्यूचर में आगे चल करके ये टैक्स का रेट बढ़ सकता है, टैक्स का जो अमाउंट है वो बढ़ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मैनेजमेंट ये भी बोल रहा है कि हमारा रेवेन्यू भी तो बढ़ेगा, और हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा प्लस इसके अलावा हम प्रीमियम सेगमेंट के ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, नए वाले जो यूपी में इनका प्लांट लग रहा है वहां से। तो जब वहाँ प्रीमियम प्रोडक्ट ही मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमारा मार्जिन भी ज्यादा रहेगा। तो जो अभी हमारा करंटली मार्जिन है 10%, वो बढ़ करके 15-16% हो जाएगा, 15 to 18% हो जाएगा। तो जब हमारा मार्जिन भी बढ़ेगा, हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, तो हम टैक्स रेट ज्यादा पे भी करेंगे तो उससे कोई इशू नहीं, हमारा रेवेन्यू के ऊपर कोई बैड इंपैक्ट नहीं आने वाला, हमारा जो मार्जिन है सुरक्षित रहेगा और आपको हमारी कंपनी ग्रो करती हुई दिखाई देगी। और दोस्तों इनसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि पहले आप स्टील के बिजनेस में थे, फिर आप बिस्किट के बिजनेस में आ गए, तो मैनेजमेंट ने उसके लिए भी बोला कि हाँ, पहले जब हमारी कंपनी सेटअप हुई थी, जब हमने स्टार्ट किया था 1995 में, तो स्टील के बिजनेस में थे। फिर अभी हमने 2023 में बिस्किट के बिजनेस में एंटर किया। और मैनेजमेंट ये भी बोल रहा है कि आगे चल करके ये टेलीकॉम के बिजनेस में भी घुसने की सोच रहे हैं, टेलीकॉम के बिजनेस में भी जाने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों मैनेजमेंट का ये भी मेरे हिसाब से एक रिस्क पॉइंट है, आपको यहाँ भी फोकस करना चाहिए कि कोई ऐसा मैनेजमेंट जो बार बार अपना बिजनेस चेंज करता रहे, किसी एक बिजनेस के ऊपर
सस्टेन नहीं कर रहा है, तो मैनेजमेंट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर आप लोगों को ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोग अपना रिस्क और रिवार्ड रेशियो देख कर सोच करके ही निवेश करें। मेरा कोई सजेशन नहीं है आपको इसमें निवेश करवाने का। मैं तो जस्ट एक चाहता हूं कि आपको अपनी तरफ से एक कंपनी की ब्रीफिंग दे रहा हूं, कंपनी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, उनका बिजनेस मॉडल कैसा है, उनका मैनेजमेंट क्या सोचता है, उनके रेवेन्यूज कैसे हैं, उसके बारे में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बाकी आपका निवेश करना या ना करने का डिसीजन आपका अपना होगा। तो दोस्तों मैं तो जस्ट आपके साथ अपने थॉट शेयर कर सकता हूँ जो कि मैं इसमें कर रहा हूँ। मैंने इसमें अपनी पोर्टफोलियो के कुल 0.5% अप्रॉक्सीमेटली इसमें एलोकेट किया है। एंड देन मैं इसको देखूंगा अगर ये मैनेजमेंट लॉयल रहा और जो बोल रहा है वो कर पा रहा है और अगले 2-3 साल के अंदर अपना रेवेन्यू यहाँ से 2-2.5 गुना कर पाता है, जिस तरीके का गाइडेंस दे रहे हैं अपने मैनेजमेंट में, अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में, तो देन मैं इसमें अपना एलोकेशन बढ़ाऊंगा। अदरवाइज मैं इसमें छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ, छोटे एलोकेशन के साथ ही इसमें प्ले करूंगा। और दोस्तों अगर आप देखें कि FY25 में इनका जो रेवेन्यू था लगभग 750 करोड़ का रेवेन्यू था, और मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि FY26 जो है अभी 3 महीने इसके रह गए, मार्च में FY26 भी खत्म हो जाएगा, तो FY26 में जो इनका रेवेन्यू है वो लगभग 1150 करोड़ हो जाएगा। मतलब 50% का ग्रोथ इनको इन्होंने ऑलमोस्ट दे दिया है ऑलमोस्ट। और अभी आप देखें तो लगभग 850 करोड़ का तो इन्होंने 9 महीने में रेवेन्यू जनरेट कर ही दिया है। तो इजीली ये 1150 करोड़ को अचीव कर लेंगे। तो इन्होंने 50% का जो ग्रोथ गाइडेंस दिया है FY26 के लिए वो ये इजीली अचीव कर लेंगे। और इसके बाद मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि अगले 2 से 3 साल के अंदर हमारा जो रेवेन्यू है बाय द एंड ऑफ FY28-29 में इन्होंने बोला कि हम 2500 करोड़ तक पहुंचा देंगे। मतलब यहाँ से भी ये अच्छा खासा ग्रोथ दिखाएंगे। तो यहाँ से भी मतलब ये जो इनका ग्रोथ का रेट है 50-55%, मतलब 50 to 55% का जो ग्रोथ रेट इनका चल रहा है, ये ग्रोथ रेट ये मेंटेन रखेंगे और मे भी प्रोबेबली इससे ज्यादा रेट से ही ग्रो करें, क्योंकि नया प्लांट सेटअप कर रहे हैं, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप कर रहे हैं जिनके पास ये अपने प्रोडक्ट बनवाएंगे। एंड इसके अलावा नई जियोग्राफीज में भी एंटर करने को देख रहे हैं, नई कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने को देख रहे हैं। तो दोस्तों बिजनेस ओवरऑल तो अभी काफी अच्छा नजर आता है और प्रोबेबली ये इसी तरीके से ग्रो करता रहेगा। आपको लेकिन बिजनेस ट्रैक करना पड़ेगा हर क्वार्टर में। दोस्तों इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था इनके एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में। तो मैनेजमेंट ने बोला कि देखिए हम अभी करेंटली 450 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली कैपेक्स कर रहे हैं और इस 450 करोड़ के कैपेक्स से हम लगभग 1500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो हमारा जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो 3 से 3.5 टाइम्स है। तो 3 से 3.5 टाइम्स, 3.5 टाइम्स अगर एसेट टर्नओवर रेशियो है तो काफी शानदार एसेट टर्नओवर माना जाता है ये। एंड करेंटली इनका जो आरओई है वो 18% है और मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि हमारा जो टारगेट है इस 18% को के आरओई को बढ़ा करके 25% तक लेके जाने का है, और विद इन 1 to 2 ईयर ये 18 से 25% लेके चले जाएंगे। एंड कंपनी आगे डेट के ऊपर बता रही है कि इनके ऊपर करंटली अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म डेट कुछ नहीं है, मतलब जीरो डेट कंपनी है। लेकिन इनके पास शॉर्ट टर्म में कुछ डेट है जिनको विद इन 365 डेज, मतलब 1 साल के अंदर उनको चुकाना पड़ता है। तो वो शॉर्ट टर्म डेट्स हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो जो डेट्स हैं वो बेसिकली वर्किंग कैपिटल के लिए ये यूज करते हैं। एंड उसको जैसे वर्किंग कैपिटल साइकिल पूरा होता है उसको ही चुका देते हैं। और दोस्तों फिर आगे इन्होंने अपने कैपेक्स के बारे में बताया कि 20 करोड़ का ब्राउन फील्ड कैपेक्स कर रहे हैं अपने राजस्थान वाले प्लांट में। ब्राउन फील्ड कैपेक्स का मतलब क्या है दोस्तों कि इनकी एक फैक्ट्री ऑलरेडी वहां सेटअप है, वहां पर खाली जमीन पड़ी है, उस खाली जमीन में 2-3 ये कुछ नई मशीनरी और ऐड कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में बता भी रहा है कि ये 2 से 3 नई लाइन बिस्किट की और ऐड कर रहे हैं अपने निमराना वाले जो राजस्थान वाला प्लांट है उसमें। तो वहां पर लगभग 20 करोड़ का ब्राउन फील्ड कैपेक्स कर रहे हैं। एंड इसके अलावा ये यूपी में जो ये नया प्लांट सेटअप कर रहे हैं वहां पर लगभग 300 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने लैंड फाइनल हो गया है, मशीनरी परचेज हो गया है, वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एंड ये 100 करोड़ इन्होंने बचा के रखा हुआ है। 100 करोड़ इनके वर्किंग कैपिटल में जो जरूरत पड़ेगी उसमें ये यूज करेंगे। और ये जो पूरा का पूरा कैपेक्स है, ये पूरा का पूरा कैपेक्स अगले 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा और वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो 450 करोड़ का कैपेक्स ये कर रहे हैं दोस्तों, इसके लिए किसी भी तरीके का कोई भी कर्ज नहीं ले रहे, बिल्कुल कर्ज नहीं लेंगे। ये क्या करेंगे, उसकी फंडिंग कैसे करेंगे, ये फंडिंग के लिए ये पूरी तरीके से प्रमोटर अपना पैसा लगा रहे हैं। एंड इसके अलावा ये कुछ इंटरनल एक्यूरल से भी पैसा लगा रहे हैं। एंड इसके अलावा मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि हम कैपिटल मार्केट से कुछ पैसा उठाएंगे। कैपिटल मार्केट से कुछ पैसा उठाएंगे मतलब हो सकता है मे भी अपना कुछ इक्विटी डाइल्यूट करें या कुछ फ्रेश शेयर इशू करें और वहां से पैसा उठाएंगे। और दोस्तों इनके रिसीवेबल्स थोड़े से बढ़ गए हैं। इनके रिसीवेबल्स बढ़ के अभी लास्ट क्वार्टर में 216 करोड़ का रिसीवेबल्स था। तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि आपके रिसीवेबल्स क्यों बढ़ गए। तो मैनेजमेंट ने उसके बारे में जवाब दिया कि देखिए हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस का साइकिल ही ऐसा है कि रिसीवेबल्स बढ़े ही रहेंगे। अभी हमारे पास जो 216 करोड़ का रिसीवेबल्स हमारा पड़ा हुआ था उसमें से 175 करोड़ हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन जनवरी और फरवरी में हमने जो प्रोडक्ट सेल किए हैं वो रिसीवेबल्स में चले गए हैं। तो ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास हम जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो हमारे जो रिटेलर हैं उनको हम कुछ क्रेडिट साइकिल देते हैं, कुछ क्रेडिट मार्जिन देते हैं 2 से 3 महीने का। तो 2 से 3 महीने के अंदर हमारे पास पैसा आता रहता है। और लेकिन अगले जो पिछले जो आगे 1 से 2 महीने में प्रोडक्ट सेल करते हैं वो पैसा फिर से फंस जाता है रिसीवेबल में। तो ये एक पूरा बिजनेस साइकिल है जो कि चलता ही रहता है और इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं, ये नॉर्मल बिजनेस साइकिल है।
तो दोस्तों ये था इनका पूरा कॉन्फ्रेंस कॉल जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब थोड़ा सा इनके वैल्यूएशन के बारे में भी डिस्कस कर लें। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था काफी सस्ते वैल्यूएशन पर ये कंपनी करंटली अवेलेबल है। इनका करंट पीई अगर आप देखें दोस्तों तो लगभग 11.2 के करंट पीई पर ये कंपनी अवेलेबल है। 960 करोड़ का मार्केट कैप है इनका। और 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर अगर आप इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 8 के आसपास आता है। मतलब 8 के पीई पर एक ऐसी कंपनी अवेलेबल है आपके पास जो कि 50% के रेट से ग्रो कर रही है। और अगर आप इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो वो 0.2 के आसपास निकल के आता है। तो जनरली एक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, एक का जो पीजी रेशियो हेल्दी माना जाता है, लेकिन ये तो 0.2 के पीजी रेशियो पर अवेलेबल है। काफी सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है कंपनी। बस ये कंपनी का मार्केट कैप छोटा है, कंपनी छोटी कंपनी भी है, अभी अभी धीरे धीरे अपने बिजनेस को फैला रही है। आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं कंपनी को, बिजनेस को। दोस्तों अगर आपको इस बिजनेस से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई कंपनी के एनालिसिस के साथ। थैंक यू।